हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडर स्टडी पर। आइए आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ प्रकार के क्वेश्चंस और वो कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं, ये प्रकार देखते हैं। जैसे कुछ हम पहले डेफिनेशन बताएंगे कैसे क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर ये लिखा हुआ है, रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर ही वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं जो है टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, और एक होती है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे, विधिवत जानकारी लेंगे। कभी आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे क्या होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है। परिमेय संख्याओं की पहचान होती है, पहले तो जैसे कोई संख्या लिखी है पी अपान क्यू। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब वो पी अपान क्यू के रूप में लिखी हुई हो, ठीक है। पी अपान क्यू के रूप में लिखी हो, ठीक है, पी अपान क्यू के रूप में हो। और उसमें दूसरा पॉइंट ये होता है कि पी और क्यू यानी कि पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक हो। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तीन पॉइंट आपको बराबर फाइनल मैच कर रहे हैं। ये तीन पॉइंट दिए गए हैं कि p अपान q के बराबर कोई भी संख्या हो जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा पॉइंट है p और q दोनों पूर्णांक हो, वो दशमलव वगैरह में ना लिखे गए हो, कोई भी ना p ना q, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये होगा कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हर में दिया गया है वो जीरो के बराबर ना होगा। जीरो के बराबर हो जाएगा तो संख्या अपरिमेय हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी, ठीक है। ये हो गए तीन पॉइंट, ठीक है। जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कि आपको कोई संख्या चाहिए एग्जांपल के लिए 5, या फिर दिया गया 7, या फिर दिया गया x, या फिर दिया गया है 0, ठीक है। इसमें देखिए हम बताते हैं 0 से होता है, ले लीजिए, ठीक है। और ले लीजिए 3/5, 3/5 कर सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसमें देखिए इससे 5 है, अब 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को लिखा जा सकता है, 5 को लिखा क्या लिखा जा सकता है 5 को, ये जो 5 है इसके क्या लिख सकते हैं। अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये जो 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिख दिया गया है। और पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक हैं, किसी में आगे दशमलव लगा के 1 2 नहीं किया गया है, 2 3 नहीं किया गया है, ठीक है। दोनों 5/1 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों पूर्णांक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो क्यू है ना, ये तुलना कराएंगे तो क्या होगा, ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। तो क्यू जो ये है ये देखिए 1 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए जो 5 है एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार 7 हो जाएगी, और इसी प्रकार 0 हम क्या लिख सकते हैं 0/1, यानी कि पी अपान क्यू के रूप में लिख दिया गया है इसको। और पी एंड क्यू दोनों पूर्णांक भी है पूर्णांक। और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू है हर में देखिए 1 है, 0 नहीं है, अंश में है कोई बात नहीं, यानी कि 0 जो है क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 3/5 इसी प्रकार है, पी अपान क्यू के रूप में लिखी हुई है, और दोनों पी एंड क्यू इक्वल टू 0 है, और में पी एंड क्यू दोनों जो है पूर्णांक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से एग्जांपल हो गए आपके, ठीक है। ये हो गई क्या, परिमेय संख्याएं हो गई। और अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत देखिए आते हैं, जैसे कि परिमेय संख्या तो कोई संख्या रूट में लिखी हुई हो, अंडर रूट में कोई संख्या है। अब देखिए जैसे कि लिखा है √4, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों परिमेय संख्या नहीं होगी ये, क्योंकि इसका वर्गमूल करके +-2 लिख सकते हैं, ठीक है, +-2 लिख सकते हैं। और ये जो आप देखोगे 2 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, यानी ये कौन संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और ये वाली जो है परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम बताते हैं
यानी कि जिनको वर्गमूल में लिखा जा सके, ठीक है। P अपान Q के रूप में देखिए बता रहे हैं। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, कोई भी भिन्न कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। यहाँ से आपको क्या पॉइंट मिल रहा है कि कोई भी भिन्न, जैसे 3/5 लिखा है 2/7 हो या फिर 7/9 हो, ठीक है। तो कोई भी भिन्न, ये भिन्न लिखे गए ना, और ये भी मान लो भिन्न नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी भिन्न कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, हमेशा कोई भी भिन्न होगी तो वो परिमेय होगी, ठीक है। ये परिमेय, ठीक। जैसे कि अब दे अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत देखिए क्या क्या मान सकते हैं एग्जांपल में। अपरिमेय संख्या जैसे √3, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, √3, √2, √5, √7, ठीक है, इटसेट्रा। इसी प्रकार से जिन संख्याओं का वर्गमूल न ज्ञात कर सके, ठीक है, या फिर जैसे P अपान Q के रूप में ना लिखा जा सके, इसे P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। अब कहीं कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको किस रूप में डिफाइन किया जाएगा। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है एक प्रकार से, और अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है, छोटा ही पर ना आए तो बहुत बड़ा लगता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पाई, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा पाई और बोला जाएगा कि यह अपरिमेय है या परिमेय है, तो कैसे आप डिफाइन करोगे। ये सपोज दे दिया गया पाई आपको, ठीक है। अब पाई के देखिए, पाई के कई सारे वैल्यू होते हैं, जैसे एक होता है 22/7, ये जब 7 से इसको 22 में भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए जब कोई एंगल बनता है, ये होता है 180 और ये भी होता है 180, पूरा मिला के कितना होता है 360 होता है। तो ये जो ऊपर वाला 180 है, 180 को पाई, 180 अंश को जो है पाई भी तो बोलते हैं, बोला जाता है ना, 180 अंश को पाई कह सकते हैं। यानी 180 अंश जो है वो 360 का कितना है, 360 का आधा है, ठीक है। तो 180 अंश जो है तो 360 का आधा है, ठीक है। पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस बार जो 180 अंश है वो 360 का आधा है, इसको कर सकते हैं, इसको एक बार ये बोल सकते हैं आधा, ठीक है। ये 360 का आधा है जस्ट। तो ये देखिए, ये सभी तो देखिए इसमें क्या फॉलो हो रहा है, इसमें ये फॉलो हो रहा है कि कोई भी संख्या P अपान Q के रूप में लिख दी है, ठीक है। ये भी हो जाएगी क्या, परिमेय। तो इसमें से ये देखिए जो 22/7 है और 3.14 है और 1/2 है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में कि ये संख्याएं, अगर इनमें से कोई एक संख्या लिखी हुई है और वे पूछा जाए आपसे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप लोग उसको परिमेय में टिक करेंगे, परिमेय, ठीक है। यानी कि ये संख्याएं जो होंगी ये क्या होंगी, परिमेय होंगी, ठीक है। 22/7 आ जाए परिमेय, 3.14 पूछा जाए परिमेय तो परिमेय, और 1/2 पूछा जाए तो परिमेय, ठीक है। और यदि आ जाए क्वेश्चन ये कि पाई, ये जो पाई दिया गया है पाई, ये पूछा जाए कि पाई जो कैसी संख्या है, परिमेय है, परिमेय है, तो पाई हमेशा, पाई के मान जो है, वैल्यू जो है वो तो हमेशा परिमेय होंगे, पर जो पाई है ये अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय। ये जो पाई है ना, पाई हमेशा जो है अपरिमेय होगा। अपरिमेय, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आइए हम इसी के आगे देखते हैं कि ये पूरी बात समझ में आ गया लोगों को। इसमें शॉर्ट लेना तो ले लीजिए समझने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे कि कभी कभी लिखा होता है कि कुछ प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। तो उसमें से चौथी संख्या क्या होगी, या फिर तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण से पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं पूछ ली जाती है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है तो 5वीं प्रकार प्राकृतिक संख्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और फिर भाज्य और अभाज्य, सम तथा विषम, और सअपेक्षित अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और
जुड़वा सहवास संख्या। इस प्रकार की हम देखेंगे क्वेश्चन को आगे। जैसे कि सपोज दैट आपसे ये बोल दिया जाए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इसको आप देख नोट बनाइए और उसमें लिख लीजिए, ठीक है। जहां कहीं आप नोट्स में लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, जो मैंने बताया उसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो बता रहे हैं इसको भी लिख लीजिए कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएं, ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएं उन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि दूसरा हो गया प्राकृतिक संख्याएं। यही बेस है, यही से मजबूत होता है सब मैथ में, ठीक है। बेस जब तुम्हें अच्छे से आता है तो मैथ ऑटोमेटिक आपकी मजबूत हो जाएगी। यदि बेस ही नहीं आता है तो फिर मैथ नहीं मजबूत होगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। सपोज तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अब इसके बाद अनंत तक जो होगा 1 से लेकर के, कहां से, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और देखिए, जैसे कि पॉइंट आ गया अभाज्य संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी। यदि आती रहेंगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे लिखा है अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन ये होती है कि कोई ऐसी संख्या या फिर जिन संख्याओं के ज्यादा से ज्यादा यानी कि अधिक से अधिक सिर्फ 2 गुणनखंड हो उन्हें कहेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे कि अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत देख लीजिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है, पहले तो लिख लीजिए कि मतलब जिन संख्याओं के अधिक से अधिक या फिर केवल 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। अब जैसे एग्जांपल में, जैसे कि 1 ले लिए, तो 1 तो ना हमारी भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 1 होगा, जबकि दोनों जो है एक सेम ही है, सेम गुणनखंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, सेम गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो 1 जो है ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हम ले लिए 2 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 2, ठीक है। और इसका कोई भी गुणनखंड बनेगा, 2 का गुणनखंड 1 और 2 के सिवा कुछ बनेगा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से देखिए, इसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 9 नहीं 11, 13 एक्सेट्रा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे हैं। तो देखिए ऐसे कि 3 दिया गया, ऐसे वहां 5, 7 है, 7 का गुणनखंड क्या है, 1 और 7 है। 13 का गुणनखंड क्या है, 1 और 13 है। 3 का गुणनखंड क्या है, 1 और 3 है। सिर्फ यही 2 गुणनखंड तो बन गए, मैक्सिमम 2 गुणनखंड बने थे। जिन संख्याओं के मैक्सिमम 2 गुणनखंड हो वो संख्या कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इतना आप लोग नोट करिए। अब आगे चलते हैं, इसके बाद अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसके बाद भाज्य संख्याओं में आते हैं। जैसे कि भाज्य संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याओं के अंतर्गत ये देखते हैं कि जिन संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड हो। कोई ऐसी संख्याएं जो होती हैं, कोई भी संख्या ऐसी हो जिस संख्या के केवल 3 गुणनखंड हो, ठीक है, मतलब केवल नहीं, अधिक, कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, वो सभी संख्याएं क्या कहेंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आइए देखते हैं। देखिए इसमें मैं लिख देता हूं, जिन संख्याओं के कम से कम
तीन गुणनखंड हो उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये तो हो गए भाज्य, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, और भाज्य संख्याओं के आप चाहे एग्जाम्पल देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि दिया गया आप लोगों को 4 दे दिया गया, 6 दे दिया गया, 8 दे दिया गया, 20 दे दिया गया, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से आपको कोई भी अंक दिए जा सकते हैं। सपोज दैट आपको 4 दे दिया गया है, तो 4 के जो बनेंगे फैक्टर कितने बनेंगे? 4 का एक फैक्टर तो 1 होगा। ठीक है, यानी कि 1 से कट रहा है 4। फिर 2 होगा, 2 से 4 कटेगा, और फिर उसके बाद जो है खुद क्या होगा? खुद 4 होगा। यानी कि 4 के 3 गुणनखंड बन रहे हैं, यानी कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम इसे 3 गुणनखंड है ना 4 के, 1 2 4। ठीक, उसके बाद 6 के देखते हैं। 6 गुणनखंड कितने बनेंगे? 6 गुणनखंड बनेंगे जैसे कि 1 बनेगा, और क्या बनेगा? 3 बनेगा, और 2 भी बन जाएगा। देखिए 1 होगा, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं ना, 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, और 1 स्वयं से कट जाएगा 6 बार। यानी कम से कम 3, यानी यहाँ पे 4, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 3 होना चाहिए, 3 ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 8 है, तो 8 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और स्वयं 8 से कट जाएगा। ये 20 से किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 10 से भी कटेगा। ठीक है, और स्वयं 20 से भी कटेगा। यानी कि 20 से कितने निकल रहा है फैक्टर? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा। देख लीजिए इसके कितने फैक्टर? 6। 20 जो है 6 फैक्टर से कट रहे हैं, मतलब 20 के 6 फैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए बताते हैं, भाज्य संख्या हो चुकी ना, और पूर्ण संख्या हो चुकी, प्राकृतिक संख्या हो चुकी। अब देखते हैं, देखिए सम विषम। ठीक है, पता होगा वैसे आप लोगों को सम विषम, पर उसके बारे में तुम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। जैसे कि सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्याएं ऐसी संख्या है जो 2 से, देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि जो सम संख्या होती है वो 2 से कटते हैं, 2 से कटने वाली सभी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। क्या 3 जो है 3 2 से नहीं कटेगा? ये बताइए, 3 2 से कटेगा 1.5 बार कटेगा, कट गया। ये नहीं होती डिफिनेशन कि जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्णतः 2 से कटे। ठीक है, ये पूर्ण रूप से 2 से नहीं कट रही है। जब तक हम पूर्णतः नहीं लाएंगे तब तक डिफिनेशन हमारी अधूरी रहेगी। ठीक है, तो सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ठीक, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए 0, अब 0 नहीं, अभी 2 4 6 8 10 फिर डबल, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होंगी। अब एक क्वेश्चन ये है कि यदि 0 ये सम है या विषम है? ये तो हम 0 को देखिए तो कैसे डिफाइन करके बताते हैं। जैसे कि सपोज दैट कहीं पे लिखा हुआ है 10, कहीं लिखा हुआ है 20, कहीं लिखा हुआ है 40, कहीं लिखा हुआ है 800, कुछ भी लिखा हो कहीं पे, जिन संख्याओं के बाद में 0 लग जाता है वो सभी संख्याएं सम होती हैं? नहीं होती, सभी सम हो जाती हैं। 10 भी एक सम संख्या, 20 भी सम संख्या, और 40 भी एक संख्या, और 800 भी एक सम संख्या ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 0 लगा हुआ, तो यानी कि 0 एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, 0 जो है एक सम संख्या होगी। आइए आगे देखते हैं विषम संख्याओं की डिफिनेशन। ठीक है, और एक बात और सुनिए सम संख्याओं में। सम संख्याओं में एक चीज होती है, जैसे कि अब सपोज दैट ये लिख दिया है -2 -4 -6 -10
या फिर +2 +4 कुछ भी लिख दिया जाए, तो ये बताइए कि क्या ये संख्याएं सम संख्या नहीं होंगी? चाहे संख्या निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव हो, यदि वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं विषम संख्याओं की डेफिनेशन। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो 2 से पूर्णतः ना कटे या फिर उसके अंत में कितना हो। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे विषम संख्या कैसे होगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या एक या उनके इकाई का अंक जो है 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और एक चीज आप लोग ये समझिए, सम हो गए। अब एक इसके अंतर्गत एक चीज और समझते हैं। जैसे कि कभी अगर दे दिया जाए कि 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा या 2 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर एक विषम संख्या का योग क्या होगा, या फिर एक विषम और एक सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इवन मीन्स क्या होता है और ऑड मीन्स क्या होता है? इवन मीन्स होता है सम संख्या। ठीक है, इवन मीन्स होता है सम और ऑड मान होता है विषम। ठीक है, कहते हैं ना कभी कभी ये आज बहुत ऑड परिस्थिति है, आज बहुत ऑड परिस्थिति है, आज बहुत ऑड मौसम है। ठीक है, तो ऑड है विषम और इवन सम। ठीक है, तो यह देखिए इवन का ई और ऑड का ओ। ठीक है, यदि इवन और इवन मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ऑड और इवन मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? इवन और ऑड मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? और ऑड प्लस ऑड मिलाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, तो यदि हम इवन और इवन मिलाएंगे तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा। यदि इवन और इवन मिलाएंगे तो रिजल्ट आएगा इवन। ठीक है, और यदि ऑड और इवन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड रिजल्ट आएगा। यदि इवन और ऑड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑड रिजल्ट आएगा। यदि ऑड और ऑड मिलाएंगे यानी दोनों विषम संख्याएं मिलाएंगे तो रिजल्ट कौन सा होगा? पॉजिटिव, मतलब ई रिजल्ट होगा ना, इवन यानी कि सम रिजल्ट होगा। यदि 2 विषम संख्याओं का योग जो है हमेशा सम संख्या होता है। आइए देखते हैं, जैसे कि हम इवन और इवन 2 + 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?